गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो आज अपन लाए हैं इन्वायरमेंट से संबंधित एक और क्लास, या फिर मैं ये बोलूँ कि जैव विविधता का लास्ट क्लास है ये। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब सबसे पहले अपन इन्वायरमेंट का क्लास स्टार्ट किया था हमने, तो उसमें मैं आपको बता दी थी कि दो बेस पर हमारी जो इन्वायरमेंट की क्लास है वो चलेंगी। एक तो जैव विविधता पर और दूसरा रहेगा हमारा पर्यावरण के प्रदूषण पर। तो जो जैव विविधता का टॉपिक अपन चला रहे थे, तो आज उसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि जो जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं, IUCN के द्वारा इसकी जो श्रेणी है वो रेडी की जाती है। ठीक, तो IUCN के द्वारा इन श्रेणियों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और उनमें कौन कौन सी प्रजातियां शामिल हैं, इसके बारे में आज देखेंगे। मतलब जो जीव जंतु हैं इनके विलोपन को लेकर के आज का जो हमारा क्लास है, जो हमारा आज का लेक्चर है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए IUCN क्या है, आपको पता है IUCN के द्वारा ही जो रेड डाटा बुक है वो क्या की जाती है, लागू की जाती है, मतलब सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, तो वे प्रजातियां जो कि संकटग्रस्त हैं या फिर विलुप्त होने वाली है या फिर विलुप्त हो चुकी हैं, उनका नाम जो है विथ डिटेल, मतलब पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही उस रेड डाटा बुक में उनका नाम जो है एंटर किया जाता है। तो उसी को आज हम देखेंगे कि उसको किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति मतलब नाम से एक रियल है, पूरी तरह से जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब इस प्रजाति का एक भी जंतु जीवित नहीं है रेड डाटा बुक के अनुसार। ठीक है, तो उसको कहा जाता है विलुप्त प्रजाति। फिर नेक्स्ट है वन से विलुप्त प्रजाति। अब वन से विलुप्त प्रजाति मतलब उनके आवास से विलुप्त प्रजाति, मतलब जो उनका आवास है, जहाँ पर वो पाए जाते थे, जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर उनकी प्रजाति जो है बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, वहाँ से पूर्ण रूप से वो विलुप्त हो चुकी है। ये अलग बात है कि उनके आवास से निकालकर उनको किसी चिड़ियाघर में रख लिया जाता है या फिर कोई कृत्रिम रूप में उनको रख लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रजाति होती है वो कहलाती है वन से विलुप्त प्रजाति। तीसरा है हमारा अति संकटग्रस्त प्रजाति। अब ये क्या होता है, अति संकटग्रस्त प्रजाति मीन्स ये कि अगर आंकड़ा निकाला जाए, ठीक है, जैसे मान लो 10 वर्षों का ही आंकड़ा निकाला जाता है, तो 10 वर्ष के आंकड़े के हिसाब से अगर उन प्रजातियों की संख्या में 90% तक की गिरावट आ गई है, तो वो जो प्रजाति है अति संकटग्रस्त प्रकार की प्रजाति में लिखा जाता है उनका नाम को। अगर 10 साल का आंकड़ा मैं बता रही हूँ आपको, है ना, अगर 10 साल के आंकड़े में देखा जाता है और उस आंकड़ों के हिसाब से ये पता चलता है कि जिस प्रजाति के बारे में हम देख रहे हैं 10 साल में उनकी जो जनसंख्या है वो गिर करके 90% तक गिर चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, सिर्फ 10% बच गया है। तो जो ऐसी प्रजाति होती है वो अति संकटग्रस्त प्रजाति, मतलब विलोपन के कगार पर ये पहुंच चुकी है। सिर्फ 10% बचा है, मतलब विलोपन के कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो तो अति संकटग्रस्त प्रजाति में उनको रखा जाता है। आगे देखेंगे संकटग्रस्त प्रजाति। इससे पहले जो देख रहे थे वो क्या था, अति संकटग्रस्त प्रजाति था, जिसमें जो 10 साल के आंकड़े के हिसाब से उनकी संख्या 90% गिरी हुई थी। अब आप संकट प्रजाति देख रहे हैं, तो इसमें भी अगर 10 साल का ही आंकड़ा पर निकालते हैं, तो जिन जीव जंतुओं की जो जनसंख्या है वो 10 साल में मान लो उनकी संख्या में 70% तक का गिरावट आया है, तो वो जीव जंतु संकटग्रस्त जो प्रजाति है ना, उसमें उनका नाम को लिखा जाता है, उसमें उनका नाम को एंटर कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे संवेदनशील प्रजाति। तो इसी हिसाब से ही देखेंगे, मान लो 10 साल के आंकड़े के हिसाब से ही देख रहे हैं, तो 10 साल में मान लो जो भी जीव जंतु है, जो भी प्रजाति है, उनकी जनसंख्या 50% तक गिर गई है, तो वो संवेदनशील प्रजाति में आता है। आंकड़े आपको समझ आ रहे हैं, अगर 90% गिरा हुआ मिला तो अति संकटग्रस्त है वो, अगर 70% गिरा हुआ है तो कम संकटग्रस्त है वो, मतलब अति से कुछ कम। ठीक है, और अगर 50% तक गिरा हुआ है तो वो जो है संवेदनशील के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर है संकट के नजदीक प्रजाति।
अब ये क्या होता है, संकट के नजदीक प्रजाति, मतलब इस प्रजाति को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में ये भी विलोपन के कगार पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उसको कहा जाता है संकट के नजदीक प्रजाति। उसके बाद फिर है संकट बहुत कम। तो इस श्रेणी में जिस प्रजाति को रखा जाता है उन पर संकट बहुत दूर दूर तक रहता है, मतलब उनके भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती कि कभी ये विलुप्त होंगी कि नहीं। इन प्रजातियों की जो संख्या है वो जो है काफी विस्तृत होती है, काफी ज्यादा रूप में ये जो प्रजाति है वो पाई जाती है, तो उनको रखा जाता है संकट बहुत कम वाले श्रेणी में। अगला देखेंगे, आंकड़े पर्याप्त नहीं। देखिए, किसी भी जीव जंतु का मान लो उनकी जनसंख्या से संबंधित कोई भी आंकड़ा पर्याप्त नहीं है तो उसकी संख्या के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आपके पास आंकड़े ही अवेलेबल नहीं है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन सी प्रजाति को किस श्रेणी में हम रखें। ठीक, तो इसको बोला जाता है आंकड़े पर्याप्त नहीं। जिन जीव जंतुओं के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, उन जीव जंतुओं को इस श्रेणी में रख दिया जाता है। उसके बाद फिर आंकड़े उपलब्ध नहीं। अब वो जीव जंतु जिनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मतलब जो प्रचुर मात्रा में जिनकी संख्या बहुत अधिक है तो उनको उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो उन जीव जंतुओं को आंकड़े उपलब्ध नहीं में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से IUCN के हिसाब से इन वर्गों में डिवाइड किया गया है, श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अब जो जो जीव जंतु जिस जिस हिसाब से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या जिस हिसाब से उनकी संख्या घटती है या फिर बढ़ती है, उस हिसाब से उसको उस श्रेणी में उनका नाम जो है ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रेणियों का विभाजन हमने देखा कि IUCN के हिसाब से किस प्रकार से श्रेणियों का विभाजन किया गया था। अब हम देखेंगे IUCN के अंतर्गत जो श्रेणी हम अभी देख रहे हैं, है ना, उनमें किन किन जीवों को शामिल किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिन जीव जंतु के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो किस श्रेणी में शामिल है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जीव जंतु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एक साथ डबल चीजें आपको मिल जाएंगी कम टाइम पर, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो क्लास अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, अभ्यारण्य वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क वाला, या फिर ये कि कौन सा जीव जंतु किस स्थान पे पाया जाता है, ये जियोग्राफी से भी रिलेटेड है। इस कारण से बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे और लास्ट तक मेरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि जब आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ोगे या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन क्लास में उनको पढ़ चुका है। ठीक है, तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से जीव जंतु को किस किस से श्रेणी में रखा गया है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक साइड पर जीवों का नाम लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर राइटिंग नहीं समझ आ रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो जो मैं बोलूंगी उसको सुनकर भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समझना है, समझने के बाद चीजें आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले है ग्रेट इंडियन बर्ड्स। ठीक है, क्या नाम बताई मैं, ग्रेट इंडियन बस्ट। ठीक, तो इनके बारे में देखेंगे, ये जो है गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है इनको। गंभीर संकटग्रस्त जो श्रेणी है, ठीक है, उसमें रखा गया है इनको, जिसको CR से इंडिकेट किया जाता है। याद रखेंगे, जहां जहां पर मैं CR बोलूंगी तो वहाँ पर आपको समझ आ जाना चाहिए कि CR मैडम बोल रही हैं, मतलब ये जो जीव है वो बहुत अधिक गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति में है। ठीक है, ऐसा करके आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया ग्रेट इंडियन बस्ट, तो देखेंगे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, क्या क्या बताई मैं, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य भारत में भी पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आप भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सिर्फ निम्न के हिसाब से पाया जाता है, ठीक है, ना के मुकाबले पाया जाता है। तो किसके बारे में देख रहे हैं, ग्रेट इंडियन बस्ट, जो कि गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। ये पाया जाता है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ एकदम निम्न स्वरूप पाया जाता है। आगे देखेंगे इनकी विशेषताएं, साथ में अपन उस जीव के बारे में, जिस भी प्रजाति के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी विशेषताएं भी साथ में देखते चलेंगे। तो देखिए, इनकी विशेषता सबसे पहला तो ये कि ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है। कौन, ग्रेट इंडियन बस्ट। ठीक है, ये जो जीव है वो जो है
शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है और ये जो है एक उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, जो पक्षी भारी होते हैं तो उसी श्रेणी में इनको रखा गया है कि भारी पक्षियों में जो उड़ने वाले पक्षी जो बहुत वजनी होते हैं उन्हीं पक्षियों में से एक होता है ग्रेट इंडियन बर्ड्स। याद रखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी और इनकी विशेषताएं भी साथ में आपको पढ़ते जाना है। दूसरा देखेंगे जेरडान कार्सर। क्या बोली मैं? जेरडान कार्सर। ठीक है, याद रखना है ये भी CR श्रेणी में है। CR श्रेणी मतलब गंभीर संकटाग्रस्त, मैंने आपको बताया, याद रखेंगे। देखिए ये जो है आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो नाम अभी मैं आपको बताया इस जीव का, जेरडान कार्सर करके, ठीक है, ये टोटल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पहले ये जो है महाराष्ट्र में पाया जाता था, लेकिन अब इनकी जो संख्या है पूरी की पूरी जो इनकी प्रजाति है ये जो है कहाँ आ गई है? आंध्र प्रदेश आ गई है। ठीक, तो याद रखना है जेरडान कार्सर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? 1986 में ये देखा गया, विलुप्त हो गया था, लेकिन 1986 में इसको पुनः देखा गया। कहाँ देखा गया? श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। जिस स्थान पर देखा गया है ना, तो उसको मतलब श्रीलंका में देखा गया है, तो जिस क्षेत्र में ये देखा गया था उस क्षेत्र को श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य करके घोषित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, साथ साथ अभयारण्य भी अपन पढ़ते जा रहे हैं। तो ये श्रीलंका का अभयारण्य है, श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य करके। क्लियर है? आगे देखेंगे हिमालयन बटेर। क्या बोली मैं? हिमालयन बटेर। ये भी CR प्रजाति का है, मतलब गंभीर संकटाग्रस्त है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम हिमालय में, क्योंकि हिमालयन बटेर नाम से ही क्लियर हो रहा है हिमालय में ही पाया जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो देखिए पश्चिम हिमालय में लंबे घास एवं झाड़ियों में पाया जाता है और कुछ मात्रा में उत्तराखंड में भी ये देखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे हिमालयन बटेर हिमालय में तो पाया ही जाता है, लेकिन साथ में उत्तराखंड में भी पाया जाता है। विशेषता क्या है इसकी? 2003 में नैनीताल में देखा गया है। क्या बोला जा रहा है? 2003 में कहाँ देखा गया है? नैनीताल में देखा गया है। तीतर समुदाय का पक्षी है। जो हिमालयन बटेर है वो जो एक संप्रदाय होता है तीतर करके, तो तीतर संप्रदाय का ही माना जाता है। ये वृक्ष में रहना पसंद करती हैं। क्या बताई मैं? ये वृक्ष में रहना पसंद करती, जैसे कि चमगादड़ होता है, चमगादड़ आपने देखा है, वैसे ही तीतर समुदाय का एक प्रकार का पक्षी होता है। नेक्स्ट देखेंगे नामदफा उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी है जिसका नाम है नामदफा करके, तो दोनों साथ में याद रखेंगे आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किस प्रकार का जीव है। तो जो नामदफा है वो एक गिलहरी है, वो गिलहरी जो कि उड़ती है। इनको भी CR प्रजाति में रखा गया है, CR श्रेणी में रखा गया है, मतलब इनकी संख्या भी ना के बराबर बच गई है, पूरी तरह से विलुप्त होने वाली है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में केवल नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। जैसे कि इनका नाम है नामदफा उड़ने वाली गिलहरी, तो ये पाया भी जाता है नामदफा अभयारण्य में। मैंने सारा अभयारण्य जो कि इम्पोर्टेंट है वो अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभयारण्य वाला जो हमारा एक वीडियो बना हुआ है उसमें टोटल 104 अभयारण्य में से जितने इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम, ठीक है, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने क्लियर करवा रखा है। तो वहाँ से जाकर आप चेक करेंगे तो उनसे ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अभयारण्य, ये कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया? नामदफा अभयारण्य। तो देखिए नामदफा अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा अभयारण्य में क्या देखा गया है? तो नामदफा नाम की एक उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए
इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो जो नामदफा गिलहरी है ये वृक्ष में रहना पसंद करती हैं, ठीक है, वृक्ष में रहना पसंद करती हैं, रात्रिचर होती है और क्या करती हैं, ये जो है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में बंदरों की भांति छलांग भी लगाती है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे गंगा सार्क, ये भी सीआर प्रजाति का है। सीआर प्रजाति मतलब गंभीर संकटाग्रस्त। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? गंगा नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। जो गंगा नदी तंत्र है उसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है गंगा सार्क। इसकी विशेषता देखेंगे, ये गंदे जल में भी रह सकता है। क्या बोला जा रहा है? ये गंदे जल में भी रह सकता है और मुख्यतः मछली से अपना भोजन प्राप्त करता है। किसके बारे में बात हो रही है? गंगा सार्क के बारे में बात हो रही है। मछली होती है सार्क, उसी प्रकार से गंगा सार्क नाम की ही एक मछली होती है जो कि गंदा जल में भी रह जाता है और क्या, मछली से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखेंगे एल्वीरा चूहे, जिसे लार्ज रॉक रैट भी कहा जाता है। क्या बोली मैं? एल्वीरा चूहा, चूहा को रैट कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसी कारण से इसका जो नाम है वो लार्ज रॉक रैट करके पड़ा हुआ है। दोनों याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए एल्वीरा चूहा मान लो नहीं दिया है, ठीक है, तो वहां पर दे दिया रहेगा लार्ज रॉक रैट करके, तो आपको दोनों नाम याद रखना है। अब देखिए ये भी सीआर प्रजाति का है, बहुत ही कम प्रजाति इसकी भी रह गई है, विलुप्त होने के कगार पर है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु के पूर्वी घाट पर, उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वन में भी और साथ में चट्टानी क्षेत्र में भी यह पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, उष्णकटिबंध में, पर्णपाती वन में भी और चट्टानी क्षेत्र में भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ? तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे। विशेषता देखते हैं, रात्रि को क्रियाशील होता है। जो ये चूहा होता है, चूहा का ही प्रजाति है, लेकिन जो नॉर्मली चूहा हम देखते हैं हमारे घर में वो तो दिन में भी इधर उधर घूमते रहता है, हाँ, लेकिन रात में उनकी जो हड़बड़ाहट है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। ठीक वैसे ही जो एल्वीरा चूहा होता है वो रात्रि में क्रियाशील होते हैं। ठीक है, दूसरा भारत की स्थानीय प्रजाति है, बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर देखिए वनों में परिवर्तन व आवास नष्ट होने से विलुप्तीकरण की कगार पर है। वनों में क्या होता है? शिकार होता है या फिर वनों की कटाई हो जाती है, जिसके कारण पर्यावरण का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है, जिसके कारण इनका जो आवास है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। मीन्स मान लो सरकार को पता चला, जैसे कि आज हमको पता चल रहा है कि इनको सीआर श्रेणी में रखा गया है, तो उनको बचाने के लिए सरकार क्या करते हैं, उस स्थान से निकाल करके उनको मान लो किसी चिड़ियाघर में सेव कर दिया जाता है या फिर जंतु उद्यान में सेव करके रख दिया जाता है। तो उनके आवास परिवर्तन की स्थिति में भी इनका जो क्या बोलना चाहिए, विलोपन देखा गया है। ठीक है, उनका एक कारण बताया गया आवास परिवर्तन को, इनकी विलुप्तीकरण का। तो याद रखेंगे एल्वीरा चूहा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे बड़े दांत वाली शाफिश। क्या बोली मैं? बड़े दांत वाली शाफिश, इसको भी सीआर प्रजाति में रखा गया है, मतलब इनके ऊपर भी संकट की समस्या बनी हुई है। आगे देखेंगे, देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत के महानदी क्षेत्र व गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो भारत का जो महानदी वाला क्षेत्र है, उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है वहां पाया जाता है बड़े दांत वाला जो शाफिश है वो। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? यह अत्यंत भारी शरीर का होता है। दूसरा, चीरने वाली दांत होती है। चीरने वाली मतलब नाम से ही क्लियर है, देखिए बड़े दांत वाली शाफिश, इनके दांत की ही जो लंबाई है वो 3 मीटर होती है। ठीक है, आगे देखेंगे एक्वेरियम में अधिक मांग है, मतलब बड़े बड़े जगहों पर आप देखेंगे शोपीस के लिए जो एक्वेरियम लगा हुआ होता है वहां पर इसको रखने के लिए, एक प्रकार की फिश है ये, तो इसको रखने के लिए मांग की जाती है। तो इसी कारण से उसका शिकार भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण आज ये सीआर श्रेणी में मौजूद है, मतलब विलुप्ति के कगार पर है। तो ये था हमारा सीआर श्रेणी। उसके बाद अपन देखेंगे ईएन श्रेणी के बारे में। ईएन श्रेणी मतलब
संकटग्रस्त श्रेणी, अभी तक अपन अति संकटग्रस्त श्रेणी देख रहे थे, मतलब गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी, जिनकी जो संख्या है मात्र 10% बची हुई है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक, अब अपन देख रहे हैं संकटग्रस्त श्रेणी, मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर 10 वर्षों का आंकड़ा अपन लेते हैं तो उसमें इनकी जो संख्या है लगभग 70% गिर चुकी है, तो ऐसे प्रजातियों को संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा जाता है। और अति संकटग्रस्त की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो 10 वर्ष के आंकड़े लेने पर जिनकी जो जनसंख्या है उसमें 90% की गिरावट आती है, तो ऐसे प्रजातियों को अति संकटग्रस्त वाली श्रेणी में डाला जाता है। तो अभी अपन अति संकटग्रस्त देख रहे थे, अब हम देखेंगे संकटग्रस्त वाला। तो देखिए सबसे पहला चीज है चाकू जैसे दांत वाली साफिश। अभी अपन क्या देख रहे थे, बड़ी दांत वाली साफिश देख रहे थे, जिसकी दांत की लंबाई कितना बताई मैं, 3 मीटर बताई थी। अब यहाँ पर बोल रहा है चाकू जैसे दांत वाले साफिश, मतलब कोई फिश है साफिश करके जिसका जो दांत है वो एकदम चाकू की तरह है। देखिए इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा हुआ है, EN श्रेणी में, मतलब इनकी जो प्रजाति है वो जो है उनकी अपेक्षा कम है। अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हिंद प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग एवं लाल सागर में पाया जाता है। हिंद प्रशांत महासागर है जो, उसका जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है उसके साथ साथ जो लाल सागर वाला क्षेत्र है वहां पाया जाता है ये फिश। ठीक है, चाकू जैसे दांत वाला साफिश, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। चाकू जैसे दांत वाला साफिश अलग है और लंबी दांत वाला साफिश अलग है, तो आपको याद रखना है लंबी दांत वाले साफिश को CR श्रेणी में रखा गया है, लेकिन चाकू जैसे दांत वाले साफिश को EN श्रेणी में रखा गया है, मतलब संकटग्रस्त है पर गंभीर संकटग्रस्त नहीं है। क्लियर। अब देखिए इनकी विशेषताएं, 40 मीटर की समुद्री गहराई में रहने में सक्षम होती हैं, मतलब क्या बोला जा रहा है, जो चाकू जैसे दांत वाली फिश है वो समुद्र के अंदर 40 मीटर की गहराई पर भी ये जीवित रह सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि ये खारे पानी में भी आसानी से जीवित रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आंख व फिन की अधिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत के कारण अधिक शिकार होता है। क्या बोला जा रहा है, मांस एवं फिन की अधिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत के कारण ये जो फिश है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महंगी होती है ये, तो सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि उनका मांस जो हो गया, फिन हो गया, ये बहुत अधिक कीमत पर बिकता है, इसी कारण से इनको क्या किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है और शिकार की वजह से ही ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, संकटग्रस्त श्रेणी में आ पहुंची है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा ये जो फिश है इनकी लंबाई 2.8 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर, इसको भी EN श्रेणी में रखा गया है। EN श्रेणी मतलब संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये पाया जाता है। नीलगिरी ताहर की बात हो रही है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, केरल और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ यह पाया जाता है। विशेषता देखते हैं, यह जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है, याद रखना है आपको। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी आप पढ़ोगे या इंडियन जियोग्राफी पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है, तो तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। ठीक, याद रखेंगे, नीलगिरी ताहर कौन सा है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक, आगे देखेंगे, यह ताहर तीनों उपजातियों में सबसे बड़ा है। जो नीलगिरी ताहर है ये 3 प्रकार की उपजाति में पाई जाती है, मतलब इनकी जो प्रजातियां हैं उपजाति भी पाई जाती है और जो 3 प्रकार की होती है। एक तो ये नीलगिरी ताहर खुद हो गया, ठीक है, दूसरा होता है अरब ताहर करके, ठीक, और तीसरा होता है हिमालयन ताहर करके। तो इस प्रकार से इन ताहरों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक मैंने क्या बताया, नीलगिरी स्वयं हो गया, दूसरा अरब ताहर करके होता है और तीसरा हिमालयन ताहर करके होता है। तो जो नीलगिरी ताहर है इन तीनों में सबसे बड़ा होता है और कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु केरल के साइड, मतलब पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे,
सुनहरा लंगूर, इसे भी EN श्रेणी में रखा गया है। EN श्रेणी मतलब संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। देखेंगे पश्चिमी असम, त्रिपुरा व भूटान के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। क्या बताई मैं? पश्चिमी असम, त्रिपुरा और भूटान के कुछ क्षेत्र में यह पाया जाता है। ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इनकी विशेषता है कि इनकी सुनहरा लंगूर के बारे में बता रही हूँ, तो ये जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं और सामान्यतः समूह में चलते हैं। याद रखेंगे। आगे देखेंगे हिम तेंदुआ, ठीक है। हिम तेंदुआ के बारे में, ये जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हो गया जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदू कुश व हिमालय रेंज जो है वहाँ ये जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन? हिम तेंदुआ की मैं बात कर रही हूँ। अब इसकी विशेषता देखेंगे। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। याद रखेंगे, क्या बोल रहा है? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। इससे पहले मैंने क्या बताया था? तमिलनाडु का राजकीय पशु अपन देखे थे। तो तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा था? नीलगिरी ताहर। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे देखेंगे, हिम तेंदुआ की बात कर रहे थे, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। उसके बाद इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। क्या बताई मैं? पहाड़ों का भूत किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, पहाड़ों का भूत हिम तेंदुआ को कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बन जाएगा कि पहाड़ों का भूत किसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत कहा जाता है। साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। अब देखिए, यह जो पशु होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मीला होता है, ठीक है। इनका जो बिहेवियर होता है वो शर्मीलापन इनमें ज्यादा होता है। आगे देखेंगे, पेंगोलिन, ये भी EN श्रेणी में रखा गया है। तो ये बांग्लादेश में, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के दक्षिण में भी पाया जाता है। इसकी विशेषता देखेंगे तो भारत में चाइनीज व भारत पेंगोलिन पाया जाता है। तो भारत की बात हो रही है, भारत में चाइनीज पेंगोलिन भी पाया जाता है और भारत में भारतीय पेंगोलिन भी पाया जाता है। दोनों याद रखना है आपको। इनकी मोटी पूंछ व कठोर खाल से इनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो पेंगोलिन होता है उनका जो पूंछ होता है वो बहुत ही मोटा होता है, साथ में इनका जो खाल होता है ना, वो बहुत कठोर होता है, जिसके कारण इनकी सुरक्षा की जाती है, जो इन जानवरों की सुरक्षा करता है कहना चाहिए। आगे देखेंगे, मांस, चमड़ा व दवाई के लिए इनका शिकार किया जाता है। पेंगोलिन से क्या बनता है? तो पेंगोलिन का जो मांस है वो यूजफुल रहता है, उसका चमड़ा, उसके साथ साथ इनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती है। तो इस कारण से व्यापार की दृष्टि से भी इनका शिकार किया जाता है और इसी वजह से ये जो है आज विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चींटी व दीमक इसका मुख्य भोजन है। चींटी और दीमक जो है पेंगोलिन का मुख्य भोजन है। याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा कि पेंगोलिन मुख्य भोजन के रूप में किसे ग्रहण करता है। तो याद रखना है आपको, चींटी एवं दीमक को भोजन के रूप में यह ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, चिंकारा, जिसे इंडियन गैजल भी कहा जाता है, ठीक है, हिरण के जैसे दिखता है। आगे देखेंगे, यह जो है संकट मुक्त श्रेणी में रखा गया है, इसको LC श्रेणी में रखा गया है। याद रखना है आपको, जो चिंकारा है जिसे इंडियन गैजल भी कहा जाता है, इसको संकट मुक्त श्रेणी में रखा गया है, ठीक। इसके बारे में कहाँ पाया जाता है? तो ईरान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, भारत के शुष्क मैदान और मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। मतलब रेगिस्तान एरिया में भी आसानी से रह सकता है। इसकी विशेषताएं, यह सबसे छोटा एशियाई मृग है। याद रखेंगे, सबसे छोटा एशियाई मृग कौन सा है? पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है सबसे छोटा एशियाई मृग चिंकारा है, ठीक है। और चिंकारा के साथ साथ आपको इंडियन गैजल भी याद रखना है, क्योंकि दोनों हो सकता है ऑप्शन में, इसलिए आप दोनों याद रखेंगे, क्योंकि ये सबसे
सबसे छोटा एशियाई मृग है, मैंने बताया हिरण के जैसे ही दिखता है। आगे देखिए विशेषता, ये बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसी कारण से तो ये मरुस्थल वाले एरिया हो गए या फिर शुष्क वाला जो एरिया हो गया, यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे भौंकने वाला हिरण। भौंकने वाला कुत्ता आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे भौंकने वाला हिरण, इसको भी कहाँ रखा गया है, इसको भी LC श्रेणी में रखा गया है, मतलब संकट मुक्त श्रेणी में इसको रखा गया है। देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मलाया प्रायद्वीप में पाया जाता है, सुमात्रा में पाया जाता है, श्रीलंका में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। भारत में जो पेरियार नेशनल पार्क है और जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, इन दोनों जगहों पर ये पाया जाता है अधिक मात्रा में। याद रखना है आपको, कौन, भौंकने वाला हिरण। देखिए इसकी विशेषता, ये वनों के साथ साथ काफी रबड़ के बागानों में भी पाया जाता है। जो बागानी क्षेत्र होती है जहाँ काफी रबड़ की पैदावार की जाती है, तो उन क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। ठीक है, वन में तो पाया ही जाएगा, नॉर्मली है, लेकिन बागानी वाले क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। दूसरी विशेषता, खतरे का आभास होते ही ये कुत्ते की तरह आवाज निकालने लगते हैं। जैसे ही उनको एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई जंगली जीव मौजूद है जिनसे इनको खतरा होता है, या फिर कोई मानव मौजूद है जिससे उनको खतरे का एहसास हो जाता है, तो जैसे ही खतरे का एहसास होता है, जैसे कुत्ते आवाज निकालते हैं, वैसे ये कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। इसी कारण से इनको भौंकने वाला हिरण कहा जाता है, जो कि भारत के कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत का एक पेरियार नेशनल पार्क है और एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो यहाँ ये जो है पाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे चीरू, तिब्बत का एंटीलोप कहा जाता है जिसे। देखिए क्या बोला जा रहा है, चीरू या तिब्बत का एंटीलोप, इसे भी एंटी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, एंटी श्रेणी मतलब संकट के नजदीक। संकट के नजदीक मतलब भविष्य में ये भी विलुप्त हो सकते हैं। अभी फिलहाल संकट से मुक्त हैं, लेकिन भविष्य में संकट के नजदीक हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। जिस जीव को, उसको रखा जाता है संकट के नजदीक वाले श्रेणी में, मतलब एंटी श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, तो जो चीरू है, तिब्बत का एंटीलोप है ना, इसको भी एंटी श्रेणी में रखा जाता है। देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चीन, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, मतलब चीन में भी पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। तो भारत में कहाँ, तो भारत के जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। इसकी विशेषता, इनके ऊन से बने शॉल को संतूस कहते हैं। क्या कहते हैं, संतूस। देखिए इनके जो ऊन होते हैं, है ना, इनके ऊन से जो खाल बनाया जाता है, जैसे भेड़ होता है, भेड़ से अपने को ऊन मिलता है, वैसे इनसे भी ऊन मिलता है, और उनके ऊन से जो शॉल बनता है उस शॉल को संतूस शॉल कहते हैं। भारत में ये जो है प्रतिबंधित है। भारत में संतूस शॉल नहीं बनाया जाता और न ही इस शॉल को बनाने के लिए जो एंटीलोप है उसका शिकार किया जाता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आगे देखिए, इनके ऊन, सींग आदि प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जाता है, क्योंकि इनके सींगों से भी औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में इंटरनेशनल लेवल पर इनका क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो सिर्फ इसी वजह से, ताकि इनका ऊन प्राप्त किया जाए और इनका सींग मिल जाए, इसलिए इनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण से कहा जा रहा है कि भविष्य में ये भी विलुप्त होने की कगार पर रहेंगे। ठीक, आगे देखिए हिमालयन ताहर, मैंने अभी आपको बताया था हिमालयन ताहर अपन देखे थे, नीलगिरी ताहन देखे थे। नीलगिरी ताहन के बारे में क्या बताई थी, तो जो नीलगिरी ताहन है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है हिमालयन ताहर। जो नीलगिरी ताहर था उसको EN श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जो हिमालयन ताहर है उसको NT श्रेणी में रखा गया है। ठीक, आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, UK, नेपाल, सिक्किम, दक्षिण तिब्बत, इन जगहों पर ये पाया जाता है।
इसकी विशेषता, यह जंगली बकरी की प्रजाति के निकट का संबंध है, मतलब बकरी की जो प्रजाति होती है वैसा ही कुछ होता है। दूसरा देखिए, यह तीव्र ढाल वाले ऊंची पर्वतीय भागों पर भी आसानी से रह सकते हैं। जो ढलान वाला क्षेत्र रहता है ना, वहां भी ये लोग आराम से रह सकते हैं, मतलब वैसे जगह पर भी ये लोग आराम से चल सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। आगे देखेंगे, सिस्पाराडे छिपकली, क्या बोला जा रहा है? सिस्पाराडे छिपकली। इनके बारे में देखिए, सिस्पारा नीलगिरी कावलाई में पाया जाता है। जो सिस्पाराडे छिपकली होता है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो एक तो सिस्पारा में पाया जाता है, दूसरा नीलगिरी में पाया जाता है, और तीसरा ये पाया जाता है कावालाई में, याद रखेंगे। फिर देखिए इनकी विशेषताएं, ये रात्रिचर एवं कीटभक्षी जंतु है। किस प्रकार का जंतु है ये? छिपकली है, ये आपको पता चल गया नाम से। तो छिपकली की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? सिस्पाराडे छिपकली बोला जाता है। ठीक, तो एक तो यह रात्रिचर एवं कीटभक्षी जंतु सबको पता होना चाहिए। दूसरा, पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, जो पश्चिमी घाट वाला है वहां विशेषकर पाया जाता है। फिर आवास में रूपांतरण के कारण विलुप्तीकरण पर है, वही है, बहुत अधिक मात्रा में इसका भी शिकार वगैरह किया जाता है। इनको बचाने के लिए इनका आवास परिवर्तित किया गया, जिसके कारण ये लोग विलुप्त होने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गैर भारतीय बाइसन, क्या बोला जाता है? गौर है, गौर भारतीय बाइसन। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? संवेदनशील श्रेणी में इनको रखा गया है। किनको? गौर भारतीय बाइसन को किस में रखा गया है? संवेदनशील श्रेणी। संवेदनशील श्रेणी मतलब मैंने क्या बताया था? अगर 10 वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है तो इनकी जो जनसंख्या है उसमें 50% गिरावट आती है, तो उस प्रकार की प्रजाति को संवेदनशील श्रेणी में रखा जाता है, जिसको VU से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो जितना भी VU मैं बोलूंगी तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि VU बोल रही मैडम मतलब ये संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो क्या बोला जा रहा है? देखिए, गौर जिसे भारतीय बाइसन कहा जाता है, ये जो है एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और पर्णपाती सवाना वनों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखेंगे, ये मुख्यतः हरी घास और पत्तियों पर निर्भर होती हैं। ठीक है, मुख्यतः क्या खाती हैं? हरी घास खाती हैं और पत्तियां खाती हैं। देखिए, सिंह के लिए इनका शिकार किया जाना मुख्य संकट का भाग है। जो गौर सिंह, क्या बता रही हूँ मैं, भारतीय बाइसन जिसे कहा जाता है, इनका सिंह बहुत ही महंगा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका व्यापार होता है, तो इसी कारण से इनका सिंह पाने के लिए ही इनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि अभी इनकी कुछ प्रजातियां पाई जा रही हैं अभी भी, लेकिन भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, इनको VU श्रेणी में रखा गया है, मतलब संवेदनशील श्रेणी में। देखेंगे आगे, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, इसको भी VU श्रेणी में रखा गया है। स्पेशली ये काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, भारत के जो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है वहाँ यह पाया जाता है। आगे देखेंगे इनकी विशेषताएं, क्या बोला जा रहा है? गेंडे के सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा गेंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इंडियन राइनोविजन 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गेंडों की जितनी भी प्रजाति होती है उसमें सबसे बड़ा प्रजाति इसी का होता है, एक सींग वाला गेंडा। और कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया, असम का जो नेशनल पार्क है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क करके, वहाँ इनकी अधिकता होती है। ठीक है, और इनकी विशेषता में जितने भी गेंडा की प्रजाति होती है उसमें सबसे बड़ी प्रजाति एक सींग वाला गेंडा कहलाता है। इनकी सुरक्षा के लिए राइनोविजन 2020 करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इंडियन राइनोविजन 2020 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है एक सींग वाले गेंडा से संबंधित है। इनकी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, चीता।
चीता के बारे में, चीता सबको पता है, इसको भी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। देखिए ये अफ्रीका और ईरान में पाया जाता है, पहले भारत में भी पाया जाता था लेकिन प्राकृतिक रूप से अब भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे चीता अभी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका और ईरान में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से अब भारत में नहीं मिलता। देखिए विशेषता, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु है, याद रखेंगे सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है, तो वो है चीता। यह मांसाहारी पशु है जो अपने आहार के रूप में छोटे छोटे पशुओं को ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लाउडेड तेंदुआ, क्या बोला जा रहा है, क्लाउडेड तेंदुआ, इसके बारे में देखेंगे। यह नेपाल में पाया जाता है, ये भी वीयू श्रेणी में रखा गया है ना। देखिए नेपाल में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है, चीन में भी पाया जाता है। इसकी विशेषता देखते हैं, यह बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता है, याद रखना है बंदरों की तरह यह पेड़ पर भी चढ़ सकता है। अधिकांश देशों में इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, तेंदुआ, अभी अपन देख रहे थे क्लाउडेड तेंदुआ, ठीक है, अब अपन देखेंगे तेंदुआ। तो जो तेंदुआ है वह दक्षिण पश्चिम एशिया में पाया जाता है। हाल ही में तेंदुआ की गणना भारत में पहली बार जारी की गई है, हाल ही में भारत में तेंदुआ की जो गणना है वो जारी किया गया है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या भारत में कहाँ पाई जाती है, तो इनकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया अभी अभी ही भारत में इनकी जनगणना की गई थी, जिसके हिसाब से पता चला कि भारत का जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर तेंदुआ की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब तेंदुआ की प्रजाति वहीं अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे फिशिंग बिल्ली, बिल्ली सबने सुना होगा, ये है फिशिंग बिल्ली। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमालय, पूर्वी भारत, नागपुर और साथ में जो केवलादेव नेशनल पार्क है वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी विशेषता, इसका जो मुख्य भोजन है वो मछली है। हमसे बताइए फिशिंग बिल्ली बोला जा रहा है ना, तो इनका जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है, मछली है। उसके बाद आर्द्र भूमि, गोखुर झील, मैंग्रोव वन, ज्वारीय क्रीक आदि इनके प्रमुख निवास स्थान है, मतलब नमी वाला जो क्षेत्र रहता है, क्योंकि फिश बिल्ली के नाम से फेमस है, मछली को बहुत अधिक मात्रा में खाती है, इस कारण से जो आर्द्र नमी वाला क्षेत्र होता है वहाँ इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कोई मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी श्रेणी, इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो IUCN द्वारा है, जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है इन प्रजातियों को लेकर, तो किस प्रकार से उस बुक को वो जो है श्रेणी में विभक्त करता है वो हमने देख लिया। उन श्रेणियों में किस किस प्रकार से किन किन जीवों को ऐड किया गया है, जैसे कि CR श्रेणी हो गया, NT श्रेणी हो गया, है ना, ये सारा चीज हमने देखा। UV श्रेणी, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी श्रेणी में किस जीव को रखा गया है। दूसरा आपको याद रखना है कि कौन सा जीव किस स्थान पर पाया जाता है और साथ में उसकी विशेषता भी आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने एक जगह आपको बताया था, क्या बताई थी मैं आपको, पहाड़ों का भूत किसे कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज जो मैंने बताया वो आपको याद हो जाना चाहिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्लास था, या मैं ये बोलूँ कि जैव विविधता का लास्ट क्लास था। अब अपन पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट तक देखने के लिए मेरे वीडियो को थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो आप तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।